हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम कहाँ तक कर रहे थे भाई? हमने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर ली थी। तो हमने क्या क्या कर लिया था? हमने मास बाय मास परसेंटेज कर लिया था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कर दिया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कर दिया था, मोल्स कर लिए थे, मोल फ्रैक्शन कर लिया था, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब खत्म कर लिया था, राइट। फिर उन पर बेस्ड सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है। स्टार्टिंग में देखे थे, लॉस भी कर लिए थे। तो ऑलमोस्ट हम अपने एंड तक पहुंच गए हैं मोल कंसेप्ट के, ठीक है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंड जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट है? वो है स्टोइकोमेट्री, ठीक है। स्टोइकोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा देता हूं आपको, ठीक है, कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद हों। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स बताया था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे आप? नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास से, ठीक है। या आप कैसे निकालते थे? गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर से, राइट। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी थी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी बताई थी आपको? 22.4 लीटर बताई थी, राइट। और यहां पर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम स्मॉल एन लिख लेते हैं। तो क्या लिखूं मैं? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो WB अपॉन MB लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू गिवन, मान लो यहां पर N लिख दिया अपॉन NA, राइट। और यहां पर V लिख दिया अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। इज दैट क्लियर? आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। इसके बाद हमने बात की थी किसकी? मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन में हम क्या लिखते थे? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखते थे हम क्या? काई, अगर B की मतलब सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? WB। इसको चलो इलेबोरेट बाद में, आपको इलेबोरेट करना तो आता ही है, लेकिन NB अपॉन NA प्लस NB कर दो, ठीक है। और NB की वैल्यू क्या है? इस वैल्यू से आप NB की वैल्यू निकाल सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास से, राइट, ठीक है। और काई A निकालना होगा आपको, तो आप क्या निकाल सकते हो? NA अपॉन NA प्लस NB। और एक और चीज़ आपको बताई थी कि काई A प्लस काई B की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। काई A प्लस काई B की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद हमने बात की थी किसकी? मोलैरिटी की, ठीक है। मोलैरिटी की बात की थी। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या इसको हमने इलैबोरेटेड वे में क्या किया था? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो इस किस में कर देंगे? उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाती थी, राइट। सेम वैसे ही मोलैलिटी की बात करते थे। तो मोलैलिटी क्या होता था? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। तो इसको हम कैसे लिखते थे? WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन WA इंटू 1000, राइट। इसकी यूनिट क्या होती थी? मोल पर लीटर, राइट। और इसकी यूनिट क्या होती थी? इसकी यूनिट क्या होती थी मोलैलिटी की? इसकी यूनिट होती थी मोल पर kg, राइट। और लास्ट हमने बात की थी किसकी? नॉर्मेलिटी की, ठीक है। नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इसे कैसे लिखते थे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते थे? गिवन मास WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट, इनटू वैलेंसी फैक्टर, राइट, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये चीज हो गई। या इसको आप सिंपली ऐसे लिख लो कि ये चीज तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये भी नॉर्मेलिटी हो जाएगा। या इसको और इलेबोरेट करना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर इसको मैं ml में कर रहा हूं तो इनटू 1000, ठीक है, इनटू z मतलब वैलेंसी फैक्टर। मैंने आपको बताया हुआ, आप डिटेल में चेक कर सकते हो लास्ट क्लास में जब नॉर्मेलिटी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। इसके बारे में हमने इतना कुछ कर लिया था। आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा हाँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर भी एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, ओके। इतनी बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन से आता है पूरा का पूरा,
ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म करने के बाद इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे। एक सेशन और बचेगा इसके बाद जिसमें हम पूरे के पूरे सेशंस की बात कर लेंगे। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा, आपका मोल कंसेप्ट क्लोज कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टोइकियोमेट्री है क्या चीज़? ठीक है, स्टोइकियोमेट्री अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है? दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the reactant and product during a chemical reaction। ठीक है, बोला सर आपने इतना कुछ तो लिखा लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का आपस में या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। बोला सर थोड़ा सिंपल और, ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि यहां पर रिएक्शन में N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, एक रिएक्शन ये ली मैंने। ठीक है, चलो पहले इसी रिएक्शन में देखते हैं। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं? इसमें बोलता हूं एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से, ताकि क्या बन जाए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 की अगर मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं NH3 अमोनिया बोल देता हूं, पहली बात तो ये। ठीक है, तो यहां पर इसको अगर मैं बोल देता हूं, यहां पर इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की जगह यहां पर 1 मोल मॉलिक्यूल ले लूं, 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल अगर मैं बोलता हूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, राइट, तो मेरे पास हाइड्रोजन भी कितना होगा? 3 मोल होगा। कितना चाहिए होगा हाइड्रोजन? 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। और मेरे पास अमोनिया कितना चाहिए होगा? 2 मोल ऑफ अमोनिया। कितना बनेगा? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 mole of hydrogen, it will give 2 mole of ammonia। ओके, ठीक है, ये तो सिंपल है। ठीक है, अब 1 मोल को अगर मैं मास के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करूं, किसके रेस्पेक्ट में? मास के रेस्पेक्ट। तो मास के रेस्पेक्ट में क्या बोलूंगा मैं? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? अगर मैं N2 की बात करूं तो क्या बोल सकता हूं इसको? 14 × 2 दैट इज 28 ग्राम। दैट इज 28 ग्राम। अगर 28 ग्राम, राइट, 28 ग्राम of hydrogen of nitrogen react with how much? हाइड्रोजन 1 × 2 होता है ना, that is 2, लेकिन है कितने? 3, तो 3 × 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इट विल गिव 2 × नाइट्रोजन का हो गया 14 और हाइड्रोजन का हो गया 14 + 3 17, तो 2 × 17 ग्राम ऑफ अमोनिया दे देगा। ठीक है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? 34 ग्राम अमोनिया दे देगा। हमने कुछ नहीं किया, मोल को बस मास में कन्वर्ट किया। या अगर मैं यहां पर एवोगैड्रो नंबर लूं, Na, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, तो इट विल रिएक्ट विद कितने? 3 × Na मॉलिक्यूल, 3 × Na molecule of hydrogen to give how much? 2 × Na molecule of ammonia। समझ में आई बात? ठीक है, इसको मैं एक और टर्म्स में लिख सकता हूं। अगर मैं वॉल्यूम की टर्म में लिखूं तो यहां पर क्या लिखूंगा कि भाई 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लूं, यहां पर ही लिख लेता हूं मैं 22.4 लीटर 1 मोल है ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाउ मच? 3 × 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 × 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। अब सर आपने इतना कुछ लिखा है यहां पर, ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ये मास के रेस्पेक्ट में, ये मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, राइट, तो ये क्या है? यही है क्वांटिटी। तो मैंने वही तो बोला, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप
बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बोला ठीक है सर, ओके ठीक है। आप यहाँ पर बेसिकली करके आ रहे हो रिएक्टेंट में कितना मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, कितना मॉलिक्यूल चाहिए, वो चीज़ आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा बताओ। ठीक है, और आपने एक टर्म और बोली थी लिमिटिंग रिएजेंट, उसको भी समझाओ। राइट, ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, मैं इसी पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने, क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन। इफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन is reacted with hydrogen to form ammonia, सिंपल है। ठीक है, then find the mass of hydrogen required and ammonia formed। ओके, सिंपल है। तो रिएक्शन तो आपको पता ही है हेबर्स प्रोसेस में। ठीक है, 3H2 इट विल गिव 2NH3। इसको मैंने बैलेंस तो कर ही दिया, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। और मेरे पास इतना पता है कि एक मोल अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूँ, ये आइडियल कंडीशन है। ओके, आप आइडियल कंडीशन में ही लेके चलोगे। एक मोल अगर नाइट्रोजन है तो मेरे पास कितने मोल हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 मोल हाइड्रोजन होने चाहिए। और मेरे पास कितने हैं? 2 मोल अमोनिया बनेंगे। राइट, ठीक है, तो 2 मोल अमोनिया बनेंगे। तो यहां पर मेरे को क्या 1 मोल ही नाइट्रोजन दिया हुआ है? आपको जरूरी थोड़ी ना कि 1 मोल ही दिया जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है, स्टेप नंबर 1 में ये फाइंड करना है कि भाई एक्चुअल मोल कितने हैं। एक्चुअल मोल कितने हैं? तो एक्चुअल मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है? 14, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 का कितना होता है? 14 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मोल। आपको कितने मोल दिए हुए हैं? 0.5। अगर 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, अगर 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए तो 0.5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? अगर 1 मोल के लिए 3 मोल तो 0.5 के लिए 0.5 इंटू 3। ठीक है, तो यानी ये कितना हो गया? 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड 2 इंटू 0.5 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। अब तो आसान हो गया, अब तो मुझे सिर्फ मास निकालना है। ठीक है, तो 1 हमें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू मोलर मास दैट इज 2 ग्राम के बराबर। 2 ग्राम कैसे? 1 इंटू 2, वही तो है। 1 इसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है किसका? ऑफ हाइड्रोजन, इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम आ गया। और अगर मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम है तो 1.5 मोल कितना होगा? तो मुझे सिर्फ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। और अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया तो हमें पता है 1 मोल ऑफ अमोनिया जो होता है वो कितने के बराबर होता है? वो होता है 17 ग्राम के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? 17 ग्राम के बराबर होता है। तो ये 17 ग्राम। ठीक है, तो अब एक और चीज यहां से आप देख सकते हो। देखो मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया। राइट, तो मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन कितना है मेरे पास? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका 2 है। तो मैंने बोला नाइट्रोजन मेरे पास 14 था। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो 14 प्लस 3 आप अमोनिया भी निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है ना, तो 17 ग्राम ऑटोमेटिकली भी निकल जाता है। देखो ये निकल रहा है। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जितना भी हमने पढ़ा था उसका सारा का सारा सार यहाँ पर है, समरी यहीं पर ही है। आप उसको कितना अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने निकाल दिया कि भाई हमारे पास निकल गया कि जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था कि मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड दैट इज 3 ग्राम और मास ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म दैट इज 17 ग्राम। इजी पीजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब कुछ और लिखते हैं। ठीक है, मैंने बोला, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, इफ 50 ग्राम of calcium carbonate
is heated to form quicklime and carbon dioxide is released। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ quicklime and volume of CO2 formed। अब मुझे मास भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। तो जहां जैसा तैसा क्वेश्चन नहीं मिले, मोल के रेस्पेक्ट में चलो। बेसिक यही कहता है मेरा कि मैं मोल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन निकालता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो सॉल्यूशन कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्विकलाइम बनाता है। ठीक है, तो क्विकलाइम क्या हुआ भाई, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तो लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्विकलाइम बन गया सॉलिड फॉर्म में, और साथ में क्या निकल गई, CO2 निकल गई गैसियस फॉर्म में। तो आपको ये पता लग गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो आपने बोला कि सर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, वो क्या बना रहा है, 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, और 1 मोल ही CO2 बना रहा है। बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मान लिया। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है 16 × 3। इसको सारा का सारा ऐड करोगे तो 100 ग्राम होता है। तो अगर ये 100 ग्राम है 1 मोल, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 मोल है, तो कैल्शियम मतलब 40 + 16 दैट इज 56 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। तो अब यहां पर CO2 कितना ऑब्टेंड होगा, CO2 ऑब्टेंड होगा 1 मोल। CO2 क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम की टर्म्स में। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब यहां पर मुझे एक्चुअल मोल कितने दिए हुए हैं ये भी तो पता लगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा लो। अगर 100 ग्राम से 56 ग्राम बन रहा है, 100 ग्राम से 56 ग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 56/100 ग्राम बनेगा। और 50 ग्राम दिया हुआ है, तो 50 ग्राम से कितना बनेगा, 56 × 100 × 50 कर दो, तो ये कट गया, 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 28। तो आप बोलोगे सर मेरे पास क्या आएगा, 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। कितनी आएगी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्विकलाइम जो आएगा वो क्या आएगा, 28 ग्राम क्विकलाइम आएगा। जो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड बना वो कितना बना, 28 ग्राम बना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट आ गया 28 ग्राम। ओके, तो सर ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने वही कहा, अगर 100 ग्राम से 22.4 ग्राम बनता है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 22.4/100। ठीक है, और 50 ग्राम से कितना बनेगा, इंटू 50 आपने कर दिया, तो ये भी कट गया, 11.2 लीटर। ये कितना हो गया, 11.2 लीटर बन जाएगी। तो मेरे पास CO2 भी निकल के आ गई, वॉल्यूम 11.2 लीटर। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया मोल के टर्म्स में, वैसे भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा के वैसे भी कर दो। ठीक है, तो अब मैं इसको मोल के टर्म्स में करके बताता हूं आपको। ठीक है, मोल के टर्म्स में सबके मोल्स निकालो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO + CO2। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना था, 1 मोल था, ये कितना बना, ये बना 1 मोल ही ये बना, और 1 मोल ही ये बना। राइट, तो मेरे पास क्या ये एक्चुअल मोल निकालें, एक्चुअल मोल कितना है, एक्चुअल मोल कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मोल में आपको क्या करना पड़ेगा, 50/100 करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 0.5। तो अगर ये 0.5 मोल है, तो ये भी 0.5 मोल होगा, और ये भी 0.5 मोल होगा। मुझे इसका क्या निकालना है, मास निकालना है, मोल टू मास कन्वर्जन, और इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो करो, इसमें क्या दिक्कत है, तो करेंगे। तो यहां पर हमें पता है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 56 ग्राम। कैसे निकला, इसका मोलर मास निकालो, 40 + 16 दैट इज 56। तो 0.5 कितना होगा भाई, 56 × 0.5 करेंगे तो 28 ग्राम आ जाता है, आधा हो गया। सेम वैसे ही अगर 1 मोल CO2 22.4 लीटर के बराबर होता है, तो 0.5 कितना होगा, वो 11.2 लीटर ही तो होगा। देखो दोनों तरीके से आंसर निकल जाएगा, आप कैसे भी निकालो। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता इस बात में।
तो ये तो सर सिंपल है कि चलो एक चीज दी हुई है, दूसरी चीज निकालनी है, ये तो निकल जाएगा, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप हो गई, अगर मान लो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप हो गई, तब क्या होगा, हम बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो देखो, अब इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, अब देखो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, जैसे आपको एक रिएक्शन दी मैंने, ठीक है, यहां पर N2 प्लस H2 गिव्स NH3, राइट, फिर NH3 प्लस HCl इट विल गिव NH4Cl, ठीक है। दिस इज स्टेप 1, आपने स्टेप 1 किया, दिस इज स्टेप 2। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, यहां पर हमने लिखा CaCO3 प्लस, या ऐसे लिख दो, बैक 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 बैक, ठीक है। यहां पर हमने लिखा कि CaO प्लस CO2 इट विल गिव CaCO3, नेक्स्ट लिखा CaCO3 प्लस H2SO4 इट विल गिव CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2, राइट। फिर आपने क्या लिखा कि यहां पर CO2 प्लस Na2O इट विल गिव Na2CO3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। मान लो ये रिएक्शन बनी। अब क्वेश्चन ढंग से देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पर, इफ 18, आप ऐसे बोल दो, if 42 gram of nitrogen reacts with sufficient amount of hydrogen to give ammonia, ठीक है, the ammonia is further react with hydrochloric acid to give ammonium chloride, ठीक है। तो find the mass of NH4Cl formed, ठीक है। करने को मैं पूरा बहुत लंबा कर सकता हूं, ठीक है, करना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक आसान सा तरीका आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। मुझे यहां पर अभी किसी और चीज की क्वांटिटी नहीं दी हुई है, मुझे यहां पर अभी किसी और चीज की क्वांटिटी नहीं दी गई है, तो मैं सिंपल मोल के रेस्पेक्ट में लेके चलता हूं इस चीज को, इस कहानी को मैं सिर्फ और सिर्फ मोल के रेस्पेक्ट में लेके चलता हूं। तो आपको पता है यहां पर, ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, फिर इसको मैं बैलेंस करूंगा तो बैलेंस्ड ही है, राइट। अब देखो सिंपल सा तरीका है, यहां पर मैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ नाइट्रोजन, मेरे को जो गिवन है वो सिर्फ नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो मैं मोल निकाल देता हूं, इसके एक्चुअल मोल निकाल देता हूं। तो यहां पर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, आप क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के मोल निकाल रहे हो आप, तो नाइट्रोजन का मोल क्या है, गिवन मास दैट इज 42 अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज 28, ठीक है। तो यहाँ पर 14 3 42, 14 2 28, कट, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक 1:3:2, ठीक है, 1:3:2, ये जो आप 1:3:2 लिख रहे हो ना, इसको मैं बोलता हूं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलता हूं मैं इसको, स्टोइकियोमेट्रिक
रेशियो, ये हमें बेसिकली मोल के बारे में बता रहा होता है या मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा होता है कि एक्चुअल में कितना रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है या रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, 1 मोल रिएक्ट करता है नाइट्रोजन का किसके साथ, 3 मोल के साथ। अगर 1 मोल 3 मोल के साथ करता है तो 1.5 अगर ये है, ये अगर 1.5 मोल है, ये 1.5 मोल है तो ये कितना होगा 1.5 इंटू 3। अरे गोली मारो हाइड्रोजन को, हमें तो अमोनिया से रिलेटेड है, तो अमोनिया कितना बनेगा 2 इंटू NH3, 2 इंटू 1.5। अरे बनेगा ना 2 इंटू 1.5। ठीक है, सिंपल है। रेशियो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो तो कितना हो गया 2 इंटू 1.5 3। अब मेरे पास अमोनिया कितना हुआ 3 मोल हुआ, क्योंकि यहां फर्स्ट स्टेप से बना। ठीक है, अब 3 मोल अमोनिया कितने मोल के साथ, 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ताकि मेरे पास क्या मिल जाए 3 मोल NH4Cl मिल जाए, 3 मोल NH4Cl मिल जाए। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में जो इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था वो 1 1 और 1 का है। अरे बोल भाई 1 1 1 का, इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 1 मोल अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और 1 मोल अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज सिंपल हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड। 3 मोल अमोनियम क्लोराइड का मास निकालना है, तो हमें पता है 1 मोल NH4Cl जो है, 1 मोल NH4Cl जो है वो कितना है भाई, वो है आपका कितना होता है नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 और क्लोरीन का 35.5, यानी 18 प्लस 35.5। तो करो जरा 18 प्लस 35.5, तो ये हो गया 53.5 आ गया, तो 1 मोल हो गया 53.5 ग्राम। ठीक है, 53 हो गया ना, 3 8 5 13 53, हाँ ठीक है। अब 1 मोल इतना है तो 3 मोल का निकल जाएगा, तो आपको क्या करना है बस 3 इंटू, यहाँ पर कर देता हूँ मैं आगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 53.5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 2 जा 3 3 जा 9 10, 5 3 जा 15 16, तो 160.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा आपका। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, ये स्टोइकोमेट्री की मदद से करेंगे। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर, ठीक है, मैं आपको एक टर्म बताता हूं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि तब हम उस पर भी फोकस कर लेंगे, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्यों इस टर्म की इतनी जरूरत है, रिएजेंट बताता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, NH3 है, मैं इसको गैस है, गैस है, गैस है। ठीक है, अब सुनो, इसको बैलेंस कर दिया मैंने। अब ये तो मेरे को पता है, यहां पर मैं अभी तक बात यही कर रहा हूं इसकी कि 1 मोल अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो मुझे 3 मोल हाइड्रोजन ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप कितना भी प्रिसीजन कर लो, कितना भी जतन कर लो, कितना भी आप एक्यूरेसी की तरफ चले जाओ, नहीं होता है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, मान लो अगर मैंने बोला 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि सर अगर मैं यहां पर दोनों के दोनों 300 ml और 300 ml ले लेता हूं, तब मेरे पास अमोनिया कितना बनेगा, तब क्या होगा, वहां पर आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी सिंपल सी है। मान लो आप घर में हो, ठीक है, आप चाय बना रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन में सबने चाय बनाना तो सीख ही लिया होगा, आई गेस सो। तो अब देखो चाय बनाई आपने, ठीक है, मान लो घर में आप मान लो आप चीनी लेके आए बाजार से, मान लो 5 किलो चीनी लेके आए, घर में 5 किलो चीनी है, पानी 24 घंटे आ रहा है, ठीक है, पानी 24 घंटे आ रहा है, दूध भी आप लेके आए हो मान लो, ठीक है, तो आपके पास 2 लीटर दूध है, 5 किलो चीनी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि पत्ती सिर्फ 1 चम्मच है, जो टी लीव्स होती हैं तो सिर्फ 1 चम्मच है और चाय पीनी है, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सिंपल सी चीज है, आपको कुछ चाय तो बनानी है, आपको रिएक्शन तो परफॉर्म करनी ही है, तो अब चाय किस हिसाब से बनाओगे, चीनी के हिसाब से बनाओगे,
पत्ती के हिसाब से बनाओगे, दूध के हिसाब से बनाओगे, या पानी के हिसाब से बनाओगे? इतना मुश्किल नहीं होगा सोचने में कि पत्ती के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि अगर चाय आपको अच्छी पीनी है ना, तो सब चीज़, वैसे ही रिएक्शन का भी है, हर एक चीज़ प्रॉपर कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। अगर आपने सारी चीनी उड़ेल दी और पानी इतना सा डाला तो चाय क्या बनेगी आपको पता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसमें ही होता है, जितनी कंसंट्रेशन रिएक्शन के लिए चाहिए उतनी ही कंसंट्रेशन चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है। तो 1 मोल में आपको पता है, मैं इसको बता देता हूँ आपको, राइट। मैं इसको 300 ml है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि 300 ml ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 300 ml ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, हमें पता है 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन दिक्कत यह है कि 22.4 लीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ml में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। मैं इसको ml में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें पता है 1 ml, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा कि 22400 ml रिएक्ट विद 22400 इंटू 3 ml, ऐसे लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर होते हैं। तो मैंने इसको काट दिया, मैंने सिंपली ऐसे लिखा कि 1 ml ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 ml ऑफ हाइड्रोजन, हो गया। तो 1 ml अगर 3 ml के साथ रिएक्ट करता है, ये लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। अगर 2 मतलब आप ऐसे लिख दो 22,400 ml अगर इतने के साथ रिएक्ट करा, तो 1 ml कितने से करेगा, 3 ml से ही करेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा है। तो 1 ml अगर 3 ml के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 300 ml कितने के साथ करना चाहिए, 300 इंटू 3। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास इतना चीज है नहीं, मेरे पास हाइड्रोजन सिर्फ 300 है, मेरे पास हाइड्रोजन सिर्फ क्या है, सिर्फ 300 है। लेकिन मेरे को हाइड्रोजन चाहिए कितनी, 900 चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। लेकिन मेरे पास नाइट्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन है नहीं 900, ठीक है। इतनी हाइड्रोजन चाहिए, मेरे पास हाइड्रोजन तो इतनी है नहीं, तब क्या करूंगा, मेरे को प्रोडक्ट बनाना है भाई, ठीक है, अमोनिया भेजनी है कहीं, तब क्या करूंगा, तब मुझे जितना मेरे पास हाइड्रोजन है मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। जो चीज कम हो गई ना, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बना दो, एंड दैट इज द क्वांटिटी और द रिएक्टेंट विच इज लिमिटेड इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जो कि कम बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इज दैट क्लियर? नाम से पता लगा, लिमिटिंग मतलब जो कम बच गया, ठीक है, जो कम पड़ गया तो उसे हम बोलेंगे। तो यहां पर मैं रिएक्शन, सिंस आप यहां पर क्या लिख सकते हो इस रिएक्शन में, सिंस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओनली 300 ml, देन it is a limiting reagent, then it is a limiting reagent। वो क्या चीज है, वो एक limiting reagent है। Is that clear? वो एक limiting reagent हो गया। नाइस। अब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। यहां पर हमेशा याद रखना, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। आप यहां पर बोलोगे कि ऑलवेज द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन लिखी मैंने, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट विल गिव अमोनिया, राइट। इसको बैलेंस की मैंने 3:2 से। अब देखो जरा, 1 मोल, 3 मोल, और 2 मोल, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर ये 1 मोल हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं कितना बोलूंगा, 1/3 मोल, और इसको मैं कितना बोलूंगा, 2/3 मोल।
मैंने सबको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में आ गया। तो अगर एक वॉल्यूम ये हो जाए, ये अगर एक वॉल्यूम हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम, और ये कितना बनेगा 2/3 वॉल्यूम। बस सॉल्यूशन हो गया। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों देखा, क्योंकि हाइड्रोजन कम था। अब हाइड्रोजन कितना था, अगर ये 300 हो गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, फिर से यहाँ पर मैं अच्छे से रिएक्शन लिख देता हूँ, 3H2 + 2NH3, ठीक है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि ये 300 है, तो ये कितना चाहिए होगा 1/3 × 300 कर दो तो ये 100 ml चाहिए होगा, ठीक है। और ये कितना रिक्वायर्ड होगा, ये कितना बनेगा, ये 200 ml होगा। आप सिंपली कर सकते हो, इसको 1/3 को इंटू कर दो यहाँ पर, राइट, यहाँ पर आप इसको इंटू कर दो 300 से, वैसे ही इसको तो 300 से इंटू करना है क्योंकि 300 ml ही है, इसको भी 300 ml से इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पर जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, ठीक है। इन दिस केस राइट, 200 ml of ammonia will be formed, right, and 200 ml of nitrogen is remain unused, ठीक है, या 200 बच गई, आप बोल सकते हो 200 नाइट्रोजन बच गई। 300 में से अगर सिर्फ 100 ही रिएक्ट किया तो 200 बच गया ना। इज दैट क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन सा है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। बात समझ में आई ना, क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन देखूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखो ढंग से, ठीक है। मैं इसमें क्योंकि हर एक स्टेप में मैं थोड़ा सा गड़बड़ी करूंगा तो उसकी बात देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 112 ग्राम ऑफ क्विक लाइम react with 44 या 44 नहीं, react with 22.4 liter of CO2 to give calcium carbonate, ठीक है। then 98 gram of 98 gram of H2SO4 is added to it, ठीक है, right, added to it according to reaction CO2 is evolved, ठीक है, added to it, रुको, हाँ मैं इसको फुल स्टॉप रखता हूं, according to the reaction CO2 is evolved which reacts with 128 gram of 124 gram of Na2O, right? Find the mass of Na2CO3। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया, ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट वाले पोर्शन में नहीं होगी प्रॉब्लम आपको। आप समझ जाओगे कि रिएक्शन हो कैसे रही है, मतलब रिएक्शन काम कैसे कर रही है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी अभी बनाया है, ठीक है, न्यू डिस्कवरी है, तो कोशिश करो, होता है ठीक है, नहीं तो अभी सॉल्यूशन मैं आपको दे ही रहा हूँ,
ओके चलो इसको पॉज करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके राइट, ओके चलो देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे स्टेप 1 की, ठीक है। स्टेप 1 क्या था हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ ताकि क्या बने, CaCO3। आपको पता है सर कि ये जो आपके पास है, ये 1 मोल है, ये भी क्या है 1 मोल है, और ये भी क्या बन रहा है 1 मोल ही बन रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल मोल इतने ही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक्चुअल मोल निकालने हैं। तो एक्चुअल मोल एक्चुअल में कितने हैं वो देखो, ठीक है। ये 112 ग्राम है कौन, क्विकलाइम कितना है CaO। मुझे यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है मैं वो लिख देता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे गिवन है। तो ये 112 ग्राम CaO गिवन है, जो कि रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर किसके साथ, CO2 के साथ। अब बहुत सिंपल तरीका है इसमें, आप क्या करो यहाँ पर CO2 और इसके मोल निकाल दो कैल्शियम ऑक्साइड के, तो मोल निकालो पता लग जाएगा। तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालता हूँ, स्टेप 1 में कैल्शियम ऑक्साइड के क्या निकाल रहा हूँ मैं, मोल निकालता हूँ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो कितना होता है 56 होता है, हमने बात कर ली थी इसकी भी, ऐड करोगे तो मास निकल जाएगा। तो 112 को अगर मैं 56 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो नियर बाय आता है, ठीक है, ये आएगा आई थिंक 2 आएगा, राइट, 56 2 ज़ा 112, ओके। तो 8 7 56, 8 1 8, हाँ 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मोल हैं, तो 2 मोल के साथ ये भी मेरे को 2 मोल ही चाहिए था, लेकिन ये कितना है आपको पता है 22.4 लीटर किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो ये तो सिर्फ 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये भी 2 मोल होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर फर्स्ट केस में ये क्या हो गया, लिमिटिंग रीएजेंट हो गया, ये क्या चीज हो गई, लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। ये कौन, आपका CO2 एक लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रीएजेंट के अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करवाओगे, तो ये 1 मोल हुआ, ये भी 1 मोल हुआ, और ये भी 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल CaCO3 का मास कितना होता है, 1 मोल CaCO3 का मास होता है, कैल्शियम का हो गया कितना, क्योंकि अब यहाँ पर 1 मोल रिएक्ट करेगा, 1 मोल ऑफ CaO रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ CO2। अब यहाँ पर 1 मोल अनयूज्ड हो जाएगा, ठीक है, 1 मोल अनयूज हो जाएगा। तो 1 मोल CaCO3 का मास कितना होगा, आप बोलोगे कैल्शियम का होता है सर 40 प्लस 12 56, 40 प्लस 12 52, ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, 52 और 48 हो गया 100 ग्राम। तो आप बोलोगे सर अभी तो कैल्शियम कार्बोनेट जो आया मेरे पास वो 100 ग्राम आया है, निकल गया सर 100 ग्राम आ गया। अब सेकंड स्टेप में देखो, अभी तो फर्स्ट स्टेप ही खत्म हुआ है, सेकंड स्टेप में देखो ये 100 ग्राम आ गया, ठीक है, ये 100 ग्राम आ गया, ओके। अब देखो सेकंड स्टेप में H2SO4 कितना दिया हुआ है, H2SO4 98 ग्राम दिया हुआ है, H2SO4 कितना दिया हुआ है 98 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O बनाने के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन आई थिंक बैलेंस्ड ही है, 3 4 7, ओके बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का मतलब क्या है, ये 1 मोल है, राइट। तो ये कितना है मेरे पास 98 ग्राम। तो अगर आप H2SO4 का वेट निकालोगे ना तो ये भी 1 मोल ही निकलेगा, ये भी कितना निकलेगा 1 मोल ही निकलेगा। तो आपको पता है ये भी 1 मोल निकलेगा, ये भी 1 मोल निकलेगा, तो यहाँ पर सब 1 मोल और 1 मोल ही निकलेगा ये। तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन CO2 इज इवॉल्व हो रही है, जो कि रिएक्ट कर रही है 124 ग्राम Na2O के साथ, ठीक है। तो हम रिएक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि ये कितना है 1 मोल है, 1 मोल है, राइट, ये 1 मोल आ गया आपके पास, ओके। ये 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 कितना होता है भाई 44 ग्राम के बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट क्या किया कि ये जो CO2 था इसको मैंने Na2O के साथ रिएक्ट करवाया, ताकि क्या बना Na2CO3 बन गया, ठीक है। तो ये कितना था 44 ग्राम यानी 1 मोल। तो मुझे Na2O भी कितना चाहिए 1 मोल, भाई 1 मोल ही चाहिए, लेकिन मेरे पास Na2O कितना है, Na2O मेरे पास है 124 ग्राम, Na2O मेरे पास कितना दिया हुआ है 124 ग्राम, 124। अब मुझे 1 मोल
Na2O चाहिए, तो 1 मोल का कितना हुआ देखो, 1 मोल ऑफ Na2O हुआ, 1 मोल ऑफ Na2O कितना होगा जरा देखो, 1 मोल ऑफ Na2O होगा सर, अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो 46 इंटू 2, सॉरी 23 इंटू 2, 46, सोडियम का होता है 23, तो इसको 23 इंटू 2 कर दोगे और प्लस 16, दैट इज नियरली इक्वल टू आई थिंक 62, ठीक है, 46 16 दैट इज 2 6, ठीक है 62। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 124 ग्राम का कितना हो जाएगा, 124 का हो जाएगा 124 अपॉन 62 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर तो 2 मोल हो गए, तो 2 मोल तो चाहिए नहीं मुझे, यहाँ पर ये कितने हैं, 2 मोल है, 124 ग्राम जो है 2 मोल के बराबर है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोलूँगा मैं सर 1 मोल है तो मुझे ये 1 मोल ही रिएक्ट करवाना है, तो 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट होगा तो ये कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो Na2CO3 का कितना होगा, 46 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 46 और 12 हो गया आपका 46 हो गया और 12 हो गया, कितना हो गया 58, 58 और 48, 58 और 48 कितना होता है भाई, 58 और 48 होता है 6 9 10, तो 106 ग्राम, तो 106 ग्राम मेरे पास क्या मिलेगा, Na2CO3। अब बचा क्या क्या उसकी बात करते हैं। तो बचा मेरे पास 1 मोल Na2O बचा और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बचा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में जो रिजल्टिंग आंसर होगा मेरे पास, जो यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा उसमें क्या लिखूंगा कि 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 फॉर्म्ड प्लस कितना कैल्शियम जो ऑक्साइड था वो कितना बच गया था, 56 ग्राम, ठीक है, प्लस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाउ मच, 62 ग्राम, एंड 62 ग्राम ऑफ Na2O is remained unused in a reaction, right? I hope अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आज आपको 2 चीजें बताई, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, ओके। नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट हमें वो एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल या पार्टिकल या गैस कुछ भी उसके बारे में बताता है जो कि रिएक्शन में कम पड़ गई, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए, यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। लेकिन मोल कंसेप्ट का जितना वास्ट आप प्रैक्टिस कर सको करो, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी मोर एंड मोर हेल्पफुल टू यू। मोल कंसेप्ट हर जगह घुसेगा, हर जगह मतलब हर जगह। नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और लूंगा मैं इसकी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ कि उनको सॉल्व कैसे करें, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस हैं इसमें, कुछ भी कर लो, जैसे ये सिंपल स्टेप वाइज लिखे ना, यहाँ पर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डाल देता हूँ। एक ही चीज़, आपको मोलैरिटी चेंज हो सकती है, नॉर्मेलिटी चेंज हो सकती है, मोल फ्रैक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन मोल हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मोल को बेस रख के सॉल्व करो, ठीक है। इतना अगर आप क्लियर होगा, अभी जितना टाइम लग रहा है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आप खुद सॉल्व एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 5 to 10 मिनट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी मोर, मतलब अगर आप देखना चाहो तो मोल कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन आपको 1 या 2 मिनट में या 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उतने में सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें आपको एक बेस लेके चलो, मोल। एक बार मोल पे पकड़ आ गई ना, तो उसके बाद आप कैसे भी क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इज ओनली की, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि फॉर्मूला रट लूंगा सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। पेपर में सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो नहीं होगा। बुक कोई भी उठाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन एनसीईआरटी से शुरू करो, फिर उसके बाद कुछ और उठाओ। अगर एनसीईआरटी आपसे सॉल्व होती है, बेस क्लियर होते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है। चलो
आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहो, मोल कंसेप्ट खत्म हो गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, डाउट्स होते हैं भेजो, ठीक है, कमेंट्स में डालो डाउट्स, भर दो इसको, आपको सॉल्व कराना मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।